Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani Commerce, dedicated channel for commerce students. और आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, सस्टेनेबल वर्ड तो बहुत बार आपने सुना होगा। सस्टेन मतलब होता है वो चीज़ जो लंबे समय तक क्या हो, चलती रहे, और डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, मतलब प्रोग्रेस। तो अगर प्रोग्रेस को हम चाहते हैं आने वाली जनरेशन्स तक पहुंचा पाएं, तो क्या इसे नहीं कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आपके घर में सोलर पैनल लगा है? क्या आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करते हैं? कोई आपके पास एक्टिवा या ऐसी गाड़ी है जिस पे आपने इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी ली हुई है? क्या कहते हैं? या आप क्या करते हैं? आप चीज़ों को वेस्ट नहीं करते हैं। आपके घर जब पानी या वाटर जो गिर रहा होता है, टैप को आप बंद कर लेते हैं। क्या ये सब करते हैं? तो ये सारा प्रयास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। जी हाँ, हमें करना क्या है? हमें आने वाली जनरेशन्स को जो आज हम डेवलपमेंट, जो आज हम चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, वो आने वाली जनरेशन्स को भी उसका यूज़ कर पाएँ, उसका इस्तेमाल कर पाएँ। अगर ऐसा करने दें तो उसे हम कह देंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब ऐसी डेवलपमेंट which does not compromise the need of present generation as well as the future generation। आइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार जो प्रयोग हुआ वो था ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में। हाँ, यूनाइटेड नेशन द्वारा एक असेंबली बुलाई गई थी, इसमें ये रिपोर्ट पेश की गई थी। तो क्या है इसकी डेफिनेशन? आइए बुकिश डेफिनेशन देखें। इट इज डिफाइंड एज द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट दैट परमिट्स द फ्यूचर जनरेशन to live at least as well as the current generation। क्या चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उनकी डेवलपमेंट, उनकी कंडीशंस कम से कम हमारे जैसी हो। ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन को कोई मास्क लगा के जीना पड़े, वहां पर एसिड की रेन होने लगे इस प्लेनेट पे हमारे, है ना, सारे एनिमल्स, सारे प्लांट क्या हो जाएं, खत्म हो जाएं। क्या आप ऐसा चाहते हैं? जी, कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताओगे। क्या आप चाहते हो आने वाले 30-40 सालों बाद धरती से सारे प्लांट्स खत्म हो जाएं, सारे एनिमल्स मर जाएं? हाँ, लॉयन, टाइगर, बफेलो, सब काऊ, गोट सब मर जाएं, क्योंकि वो बियर ही नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट चेंज होगा। और क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन्स, हाँ, आपके बच्चे काऊ देख पाएँ, गोट देख पाएँ, एनिमल्स देख पाएँ, बर्ड्स देख पाएँ, ट्रीज देख पाएँ, वो नेचुरल एनवायरनमेंट जिसमें मैं और आप जी रहे हैं? समझ गए ना? तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए एक और डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विच कैन बी सस्टेन्ड। डेवलपमेंट करेंगे पर लंबे समय तक सस्टेन करने वाला डेवलपमेंट दैट अलाउज द फ्यूचर जनरेशंस टू एंजॉय द सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ विच इज बीइंग एंजॉयड बाय द करंट जनरेशन। जो आज की जनरेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर रही है, वो फ्यूचर जनरेशन भी क्या करे, एंजॉय कर पाए। किस पे डिपेंड करता है? आइए इसके फैक्टर्स जाने। आइए, फैक्टर्स जिस पे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं लंबे समय तक धरती पे क्या हो, डेवलपमेंट हो, तो आपको सबसे पहले अपने नेचर को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको जो नेचर में अवेलेबल नेचुरल कैपिटल है, हाँ, आपका ऑयल, आपकी फिशरीज, आपकी वाटर बॉडीज, ये सब, आपके पास जो एयर है, आपके पास जो सॉइल है, ये सब नेचर में उपलब्ध है, याद रखिएगा। और आप इसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकते हैं। इमेजिन करिए आपकी एयर में इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए कि आपको फ्रेश एयर ना मिले, क्या होगा आप कल्पना कर सकते हैं, है ना? और आप तो पता ही होगा शायद धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, सुना होगा आपने, है ना? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो just because of the misuse of the natural capital। अब आता है दूसरा, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? प्लांट्स आते हैं, हाँ, पौधे वाला प्लांट नहीं, प्लांट एंड मशीनरी वाला, मशीन टूल्स आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं। ये भी हम चाहते हो क्या हो, यस, और बेटर होते जाएं। अगर हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं हम इसका यूज करना बंद कर देंगे। कहीं ये नहीं लिखा है कि आप क्या करिए, इक्विपमेंट्स का यूज मत करिए, नहीं, बट आप इसका कैसा लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं, ये जरूरी है। और तीसरा और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज होगा लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए हमको, वो है इंसान।
ह्यूमन कैपिटल, ऐसे लोग चाहिए जिनके पास ऐसी एजुकेशन हो, ऐसी स्किल हो, ऐसी नॉलेज हो जो इसको लंबे समय तक सस्टेन करा पाए। हाँ, आपके पास मशीन बहुत अच्छी हो जाए पर अब मशीन को चलाने वाला कोई व्यक्ति ना हो तो उस मशीन का करोगे क्या, है कि नहीं है? तो इसीलिए ये तीनों आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इन सब का होना जरूरी है। आइए, क्या क्या कंडीशंस चाहिए अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे क्या क्या कंडीशंस हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। तो कीवर्ड है कंडीशंस। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि नेचुरल, मैंने हाईलाइट कर दिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि नेचुरल रिसोर्सेज शुड नॉट बी यूज्ड एट ऑल। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं कहीं। ये तो ना कहा कि जो कोल पड़ा हुआ है माइन पे पड़ा ही रहने दो। ये तो नहीं कहा कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, उसका यूज ही मत करो। यूज करो, यूज करो, बट उसका यूसेज कैसा होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, लीस्ट वेस्टेज वाला होना चाहिए, एंड कीपिंग इन माइंड दैट आने वाली जनरेशन के लिए भी हमको उसको बचा के रखना है कि नहीं है? तो अल्टरनेटिव यूजेस भी सीखो उसका। और क्या करना है, हमारे आसपास जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, नेचुरल मतलब रिन्यूएबल वाले नेचुरल, मतलब जिनको आप क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो अगेन एंड अगेन, तो ऐसे वाले रिसोर्सेज यूज करो। सोलर एनर्जी यूज करो ना भाई, हाँ, टाइडल एनर्जी यूज करो, विंड एनर्जी यूज करो। क्यों यूज कर रहे हो थर्मल पावर एनर्जी? थर्मल पावर नेचुरल एनर्जी का वेस्टेज है, आपके कोल का बर्न करके बिजली पैदा हो रही है। मालूम है कि नहीं आपके घर में जो बिजली आ रही है कैसे आ रही है, मालूम है ना तुमको? हाँ, वो थर्मल पावर प्लांट का आ रही है। तो उससे बेटर होगा कि आप क्या यूज करिए, आप सोलर एनर्जी यूज करिए। इसीलिए मैंने पूछा था स्टार्टिंग में, आपसे पूछा था ना कि क्या आपके घर में सोलर पैनल तो नहीं लगा है? हाँ लगा है, तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है? यस लिख करके आप मुझे बता सकते हैं कि यस वी हैव सोलर पावर या सोलर पैनल्स एट अवर होम, क्योंकि आप कर रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पहला कदम, ठीक है? और तो नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यू करने वाले रिसोर्सेज को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, यूज करना है। यूज ऐसा करना है कि इसका रेट ऑफ जनरेशन से ज्यादा यूसेज मत कर दो। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि 10 टन्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स पैदा हो रहे हैं और आप यूज कर रहे हो 15 टन, वो तो खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है? रेट ऑफ जनरेशन से कम यूज करो। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी कहते हैं कि आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, इनएग्जॉस्टेबल नहीं, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, जैसे हमने बताया कोल, हाँ, फॉसिल फ्यूल लिख दूं, फॉसिल फ्यूल्स, सिंपली पेट्रोलियम, तो इनका यूसेज करना है आपको। ऐसा नहीं, मैंने मना नहीं किया, बट डज नॉट अननेसेसरी रिड्यूस देयर अवेलेबिलिटी, ठीक है? आप यूसेज करिए, आने वाली जनरेशन के लिए इसकी अवेलेबिलिटी खत्म मत कर दीजिए। इतना मत खत्म कर दो कि आने वाली जनरेशन पूछे पापा पेट्रोल क्या होता था, पापा वो कोयला होता था पापा ना, काले रंग का कोई चीज होती थी। हाँ वैसे सच बताओ, आपने कोयला देखा है क्या? हाँ आपने, शायद आई एम वेरी श्योर जो शहर में मेरे स्टूडेंट्स रह रहे हैं, हाँ मेरे रॉकस्टार रह रहे हैं, उन्होंने कोयला तक नहीं देखा होगा। हाँ सच में, तो देख लीजिए आपके पास का एक नेचुरल रिसोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। चलो और जाने क्या कंडीशन जरूरी है। दे शुड डिस्कार्ड दोज एक्टिविटीज विच लीड टू पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पॉल्यूशन को रोकना है। सबसे बड़ी चीज, आपके एनवायरमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन होता क्या है? एडिंग एनी अनवांटेड थिंग, चाहे वो एयर में ऐड कर दो, वाटर में ऐड कर दो, सॉइल में ऐड कर दो, वो सबका पॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, आपने फैक्ट्रियों का गंदा धुआं, आपकी गाड़ी से एग्जॉस्ट पाइप से निकला गंदा धुआं, हाँ आपने कहीं फॉसिल फ्यूल जलाया, ढेर सारा कोल पेट्रोल जलाया, उससे निकलने वाला धुआं, ये सब क्या कर रहे हो आप? पॉल्यूशन। आपको इसको रोकना है, आपको ऐसी एक्टिविटीज को रोकना है जहां ये हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहता है नहीं, इनको पॉल्यूशन के सोर्स को सबसे पहले रोकिए, तभी आप क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएंगे। आइए, नीड अर्थात क्यों जरूरी है। क्या चाहते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? अरे ठीक है तुम जी लोगे, बट क्या तुम्हारी भी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रह पाएगी? मेरा कहने का मतलब है नहीं, तुम भी मैं भी यस अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रहेगा
तो आप भी और आने वाली जनरेशन्स भी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएंगे। तो क्या ज़रूरत है, क्या नीड है इसकी, कह सकता हूं इसको इंपॉर्टेंस भी बोल सकता हूं, इसका दूसरा नाम सिग्निफिकेंस भी हो सकता है। तो अगर आपसे सिग्निफिकेंस पूछ ले तो भी आप यही जवाब देंगे, ठीक है। या इसका नाम दूसरा दे दे, इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये है इंपॉर्टेंस। पहला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो कहा गया है वो नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट दोनों हमारी हेरिटेज है। हेरिटेज, अरे भाई, जो हमें वसीयत में मिली है, हमें हमारा एनवायरनमेंट किसने दिया? हमारे बड़ों ने दिया, हमारे पिता, हमारे दादा, और उनको किसने दिया? तो उस एनवायरनमेंट को हमें अपना क्या मानना है? हेरिटेज मानते हुए आने वाली जनरेशन्स को पास ऑन कर देना है। हमने सारे ही जंगल काट दिए अपने फायदे के लिए, क्योंकि हमें घर चाहिए थे, हमें खेत चाहिए थे, हमने सब काट कूट दिया, सब खत्म कर दिया। क्या कहते हो, सही रहेगा? नहीं नहीं नहीं। तो यही तो कह रहा है ये, आपको क्या करना है? आपको हेरिटेज मानना है अपने एनवायरनमेंट को। आपको एक आने वाली जनरेशन के लिए एक कह सकते हैं आपकी तरफ से गिफ्ट मानना है जो आपको उनको देना है, ठीक है। तो अगर नेचुरल स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज को हम आने वाली जनरेशन को नहीं देंगे तो वो भी सस्टेन नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट है क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ताकि आप बेरोक टोक अर्थात इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मत करिए। अगर आपने क्या किया, नेचर में अवेलेबल है, मैंने बताया नेचर अवेलेबल है, कोल अवेलेबल है नेचर में, पेट्रोलियम अवेलेबल है नेचर में, आप जानते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे मिनरल्स अवेलेबल हैं जिसकी चीज़ों की हमको ज़रूरत है, हमारे ग्रोथ के लिए ज़रूरत है। बट अगर आप इसका बेइंतहा यूज़ करेंगे, एक्सेसिव यूज़ करेंगे, सब सोचेंगे आज ही निकाल लें, तो देखो भैया, लालच करोगे तो परिणाम तो बुरा होगा ही होगा। क्यों? वही हो रहा है। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, उन सब ने यही किया है। बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर दिया है। वहाँ पे अब नेचुरल रिसोर्सेज की कमी हो गई है। शायद आपको पता हो, इस साल इतनी गर्मी पड़ी है यूरोप में कि पिछले 100 सालों के गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। आपको पता होना चाहिए, यूरोप हाई लेवल पर, यस, हायर एल्टीट्यूड्स पे ये क्या है, लेटीट्यूड्स पे ये कॉन्टिनेंट है। हम लोग से बहुत ऊंचा है इंडिया से। तो इंडिया का टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर यूरोप में हो गया है। हाँ, वहाँ पे लू आ रही है। कभी वहाँ लू सुना नहीं गया था। लू ये ट्रॉपिकल फिनोमिना था जो हमारे यहाँ, यस, इंडिया में लू चलती है ना, वहाँ चल रही है यूरोप में। तो जस्ट इमेजिन क्या हो रहा है, कितनी तेजी से वर्ल्ड का एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ दी नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज से हो रहा है, ठीक है ना। और क्या प्रॉब्लम आ रही है? यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करो और उसको मानो कि ये यूज आपके लिए क्या कर रहा है, आपके लिए कीमत है डेवलपमेंट का। मतलब जितना ज़्यादा डेवलपमेंट करोगे उतना तेजी से आपको नेचुरल रिसोर्सेज खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपके दुनिया की डेवलपमेंट आपके रिसोर्सेज की कमी से हो पाएगी। जंगल कटेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज फिनिश होंगे, डेवलपमेंट होगी। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि ये कटना कम हो, इसका वेस्टेज कम से कम हो और डेवलपमेंट भी बना रहे। इसी का नाम रखा गया। एक बहुत पतला सा, मतलब समझ लो एक तार है दोनों के बीच में, एक डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में। यहां ये बढ़ाना शुरू किया इनडिस्क्रिमिनेट वेस्टेज, वहां डेवलपमेंट क्या होगा, अब गिरने लगेगा। समझ गया ना। तो डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज तेजी से कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट भी बिगड़ता जा रहा है। आप जितना फॉसिल फ्यूल जलाओगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में आएगी, नतीजा ग्रीन हाउस गैसेज रहेंगी। तो क्या होगा, एनवायरनमेंट पे हीट ज़्यादा होगी और एसिड रेन होगा और बहुत सारे नेचुरल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। हाँ, अभी इसके बारे में डिटेल हम आगे बताएंगे इसमें। तो आपको अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपने ग्रोथ की वो सारा पैसा इन सब कामों में चला जाएगा, इनको सुधारने में, इनको वापस डेवलप करने में। आपको पता है कि एक बहुत बड़ा ओजोन होल हो गया है हमारे ओजोन लेयर में। वैसे ओजोन लेयर हमें क्या करती है, हमें अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन से बचाती है। तो जस्ट क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो ओजोन लेयर में होल हो गया है, ठीक है। अंटार्कटिका के ऊपर एक बहुत बड़ा होल हो गया है।
अब दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं उसको रिपेयर करने में। तो यहां बर्बादी किया पहले, अब वापस बनाने में, सुधारने में लगे हुए हैं ताकि आने वाली जनरेशंस को बचा सके। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। क्या बढ़िया बात लिखी है। अगर आपका सुबह उठे आप और आपके चारों तरफ बेड पे पॉल्यूशन, कोहरा, आपके आसपास गंदा धुआं, आप बाहर निकल रहे हो घर से, हाँ तुम्हारे लिए कह रहा हूं, घर से बाहर निकल रहे हो और बाहर निकलते ही खांस रहे हो, हैं? आधे से ज्यादा लोगों को तुम में से क्या हो गया, को एस्थमा हो गया है, और थोड़ा ही चल रहे हो, बैठ जा रहे हो, थक जा रहे हो, क्या हो रहा है? ऐसा डेवलपमेंट लेके क्या करेंगे जब मेरे बच्चे, हाँ मेरे देश के नागरिक क्या होंगे, सब बीमार हो जाएंगे। ऐसी डेवलपमेंट किस काम की, तुम बताओ ना, यू टेल मी, ईमानदारी से बताओ कि आप हेल्दी नहीं रह पा रहे हो, तो ऐसा डेवलपमेंट लेके क्या करेंगे? भाड़ में जाए ऐसा डेवलपमेंट, तुमको मुझे जीना पड़े पूरा समय मास्क में बंद रख करके, हाँ मास्क पहन करके, एक ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेके ढोना पड़ेगा पीठ में आने वाले समय में, और हर समय क्या होगा, मुंह में मास्क लगा रहेगा। तो ऐसा डेवलपमेंट भाड़ में जाए। हम लोग खुश हैं जितने में हैं, क्या कहते हो, कि वो जरूरी है जिसमें हम बीमार हो जाएं, खांसी हो जाए, थोड़ा सा भी क्या हो गया, गलती से अगर ऑक्सीजन का मास्क हट गया तो पता लगा हम लोग वहीं टाइम बोल गए। अरे भाई ऐसा डेवलपमेंट लेके क्या करोगे? तो इसीलिए हमारी क्या है, समझ गए क्या कहना चाह रहे थे ना? बहुत जरूरी है, सोच लीजिए, हम जिस कह रहे हैं ना, जिस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं इसको सस्टेन किए रखना, क्योंकि हम बहुत तेजी से इस एनवायरनमेंट को, अपने आसपास के वातावरण को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इमेजिन करिए पानी का, हाँ अगर आप मेरे रॉक स्टार कुछ ऐसे हों जो मेट्रोज में रह रहे हो, हाँ मैं तो वाराणसी में हूँ, पर आप में से कुछ मेरे मेट्रोज में रहते होंगे जहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है, कुछ घंटों के लिए ही पानी आता है, शायद 1 घंटे 2 घंटे के लिए पानी आता है। क्या कहते हैं, आपके यहाँ भी ऐसा है क्या? हाँ अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए पानी की कितनी बुरी स्थिति है, आपको कितना लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है। जबकि हम जैसे लोगों को, हाँ मैं अपने वाराणसी का बात बता रहा हूँ या हमारे आसपास के एरिया का बता रहा हूँ, उनके पास पानी 24 घंटे उपलब्ध है। जिस समय चाहिए हम लोग पानी क्या करते हैं, यूज कर पाते हैं, एंड वाटर इज अवेलेबल, नेचुरल वाटर इज अवेलेबल 24/7। है ना डिफरेंस कितना? वो लोग जो मेट्रो में मेरे रॉक स्टार रह रहे हैं, हाँ आप लोग जो मेरे रॉक स्टार वहां रह रहे हैं, उनके पास पानी टंकी वाला अवेलेबल है। वो पानी अवेलेबल है जो म्यूनसिपालिटी देती है, कुछ घंटों के लिए देती है, उसके बाद पानी का सप्लाई बंद। क्या कहते हैं, देखा कॉन्ट्रास्ट दिखाई दिया ना आपको? सोचिए वहां के एयर की क्वालिटी कैसी है। मेरे दिल्ली वाले रॉक स्टार्स अगर बैठे हों, या कोई और मेट्रो वाले हों जो जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो चुका है, आप तो जानते ही हैं। सी आपके यहाँ कितनी कैसी एयर है, और यहाँ आ जाइए, हाँ यहाँ गांव में चले जाइए, अपने दिल्ली के ही कहीं एक बाहर आउटर में चले जाइए जहाँ गांव है, क्या मस्त हवा है, क्या मस्त जिंदगी है, क्या एनवायरनमेंट है। गए हो कभी क्या? इसीलिए हम लोग को बहुत मज़ा आता है जब हम आउटिंग पे बाहर निकलते हैं, हाँ कभी हिल स्टेशन चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो नेचर है, हाँ मस्त नेचर है। तो यही कहना चाहते हैं, आपके जीवन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट दूषित होगा, आपका जीवन भी दूषित हो जाएगा, आपकी लाइफ यह सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो हमें क्या चाहिए? हमें क्लीन एयर चाहिए, साफ सफाई चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसीज को अपनाना पड़ेगा। चलो आगे देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का और हमारे एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है। देखिए बेसिक मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमारा रिसोर्सेज आपस में कोरिलेटेड है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मैं बता देता हूं। इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज। प्रकृति के हर एक सुख साधन भारत में उपलब्ध हैं, हर तरह के लगभग मिनरल्स उपलब्ध हैं, थोड़े कम हो सकते हैं पर सब तरह के मिनरल्स अवेलेबल हैं। पता है कि नहीं आपको? इंडिया के पास कोल अवेलेबल है, पेट्रोलियम है, पर सिर्फ 25% ऑफ दी हमारी नीड को ही पूरा कर पा रहा है, और आयरन है, जिंक है, सारे मिनरल्स हमारे पास उपलब्ध हैं, नदियां हैं हमारे पास, हाँ गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, तो नेचुरल रिसोर्सेज की तो भरमार है हमारे पास। हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से इसीलिए हो पा रहा है। अब हमें करना क्या है? आइए, हमें करना क्या है? हमें
इसी का यूज करना है, यूज करना है मॉडर्न टेक्निक का प्रोडक्शन में और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। रिसोर्सेज का यूज करना है अपने बेटरमेंट के लिए। क्या करना है? हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड इंप्रूव हो। हमने जल्दबाजी में क्या करने की कोशिश की? हमने जल्दबाजी में मटीरियलिस्टिक ग्रोथ करने की कोशिश की, अपने लाइफ को कंफर्टेबल और लग्जरियस बनाने की कोशिश की। ठीक है ना? नतीजा क्या हुआ? लाइफ तो कुछ समय के लिए इंप्रूव हो गई। समझ गया ना? आइए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, और इसी से कोरिलेटेड टॉपिक है ये। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिग्रेडेशन का क्या रिलेशन है? डिग्रेडेशन मतलब होता है आपके नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को खराब करना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा डैमेज हमने क्या किया है? हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया है। सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं ग्राउंड लेवल वाटर का। जानते हैं, मैं आपको अपने नेचुरल रिसोर्स का, अपने यहाँ का बताता हूँ। हाँ, मेरे यहाँ का बता रहा हूँ तुम लोग को। यहाँ पे वाटर अवेलेबल था पहले 30 फीट में ही। हाँ, 30 फीट खोजते ही पानी आ जाता था। कुछ समय बाद ये पानी चला गया 60 फीट गहराई तक। और आजकल प्रॉब्लम कहाँ है? आजकल प्रॉब्लम हो गई है 150 फीट के बिलो वाटर हो गया है। क्या हो रहा है? हम इतना तेजी से ग्राउंड वाटर निकाले जा रहे हैं कि वाटर टेबल जिसमें पानी स्टोर होता है नीचे का नेचुरल वाटर, वो डिप्लीट होता जा रहा है। एक एग्जांपल हो गया। तो यही हो रहा है हमारे पूरे एनवायरनमेंट में। हमारे पूरे एनवायरनमेंट में हम यही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसके लिए तेजी से नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं, है ना? हमारे पास लैंड, देखिए आपके आसपास की लैंड अगर आपको याद हो, वहां ये सब जगह कॉलोनियां बस गई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई हैं। आपने अपने बचपन का, यस, आंख बंद करिए और बचपन का याद करिए जहां आप रह रहे थे, उसके आसपास कैसा इलाका था, सोच के देखिए। और अभी, हाँ, अभी आपने 16-17 साल तो जीवन के बिता ही दिए हैं ना, और अभी का, यस, अपने अपना एनवायरनमेंट देखिए, आपको पता चल जाएगा चारों तरफ बड़े बड़े सिर्फ क्या है, कंक्रीट के स्ट्रक्चर आ गए हैं। क्या हुआ? लैंड कहां गई? डिप्लीशन। वो लैंड जो कभी फार्मिंग के लिए अवेलेबल थी, हाँ, नेचुरल कामों के लिए अवेलेबल थी, उन सब में क्या हो गया है? रहने के घर बन गए। तो ये है रीजन। समझ गए ना? तो हमने क्या किया? पहला, हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर लिया, बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करने में इस्तेमाल कर लिया। नतीजा, बहुत तेजी से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज घट गए। दूसरा, सेकंड पॉइंट है डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब हमको क्या चाहिए? खेती के लिए जमीन भी चाहिए, और हम खेती की जमीन लाए कहां से? या तो जंगल काटे, जंगल जो नेचुरल उगे पेड़ पौधे होते हैं उसके लिए चाहिए। तो खेती क्यों चाहिए? जमीन की चाहिए खेती करने के लिए, क्योंकि हमें क्रॉप्स चाहिए, अनाज चाहिए भाई, रोटी चाहिए। समझ गया ना? तो ये सब प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो एक समस्या से दूसरी समस्या कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। वाटर पोल्यूशन, हाँ, पानी तो कम हुआ ही है, पर पानी की क्वालिटी भी खराब हो गई है। पानी में क्या मिल गए हैं? अनवांटेड मटेरियल मिल गए हैं। ऐसे मटेरियल पानी में ऐड हो गए हैं जिससे पानी पीने लायक नहीं रह गया है। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा मैया है या जो रिवर गैंजेस है, उसमें आपके घर का, मेरे घर का, सीवर का पानी, नहाने का पानी, वॉशरूम का पानी, सब जाके जय गंगा मैया में मिल जा रहा है। क्या होगा बताइए? अब पानी पीने लायक रह जाएगा? ठीक है ना? तो इसीलिए वाटर इज बीइंग पॉल्यूटेड। लोग पानी में चले जा रहे हैं, गंगा में नहाने चले जा रहे हैं, और वहां पे सोप से नहा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं। ठीक है? तो अब ना पानी पीने लायक है, ना बाथिंग के लायक है, ना वॉशिंग के लायक बचा है। इवन वॉशिंग के लायक भी पानी नहीं है, सोच लीजिए। और हम लोग पी रहे हैं। समझ गए ना? तो वाटर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं लोगों को। यही हाल है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। मतलब अनवांटेड मटेरियल एयर में मिल जा रहा है। गैसियस एमिशंस कहां से निकल रहे हैं? इंडस्ट्री से निकल रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट से जो धुआं निकल रहा है, ऑटोमोबाइल्स और डोमेस्टिक कंबस्शन से जो धुआं निकल रहा है, ये सब हमारे एयर की क्वालिटी को खराब कर रहा है। हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन। ठीक है? तो एयर पॉल्यूशन से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कॉमन चीजें, मुझे पता है आपको ये पता होना चाहिए, है ना? सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जहरीली गैसेस हमारे एनवायरनमेंट में एडअप होती जा रही हैं। सोचिए, आप इमेजिन करिए,
ऐसी एयर को जब ब्रीद इन करेंगे तो अस्थमा नहीं हुआ तो क्या होगा। इसीलिए बहुत तेजी से क्या हो रहा है, हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लंग्स रिलेटेड डिजीजेस हो रही हैं। और क्या प्रॉब्लम है, सॉलिड एंड हैजर्डस वेस्ट। ये हैजर्ड क्या होता है, डेंजरस वेस्ट। हाँ, बहुत सारे वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए, ऑर्गेनिक वेस्ट की तो प्रॉब्लम नहीं है, अर्थात जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा है ना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमेस्टिक वेस्ट का भी कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि फूड स्क्रैप्स, वेजिटेबल पील्स, ये तो कंपोस्ट बन जाएंगे। बट व्हाट अबाउट द केमिकल वेस्ट, व्हाट अबाउट द वेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका क्या होगा? वो वेस्ट डेंजरस है, क्योंकि उनको कहीं हम स्टोर भी नहीं कर सकते। कहाँ ले जाएं उसको? कहीं रखते हैं तो वहाँ पे हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास सॉलिड और हैजर्डस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना आज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट आता है सॉइल का इरोजन होना, दैट इज रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बाय नेचुरल एजेंट्स लाइक विंड एंड रनिंग वाटर। क्योंकि पानी बहुत तेज से बहता है, फ्लडिंग के समय क्या करता है, ऊपर के टॉप सॉइल जो कि सबसे फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल होती है वो रिमूव हो जाती है। सारी प्लांट की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, टॉप सॉइल पे डिपेंड करती है। तो हो गई समस्या, समझ गया ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स कम हो जा रही है। अच्छा, क्यों हो रहा है सॉइल पोल्यूशन, क्या रीजन दिया गया है? तो मैंने कहा फ्लडिंग हो रही है आजकल। सॉइल पोल्यूशन के रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या दिया है, जो नेचुरल कवर ऑफ दी सॉइल है, जो प्लांट कवर है, वो हमने रिमूव कर दिया है। हाँ, पेड़ की जड़ें ही क्या करती हैं, सॉइल इरोजन को रोक लेती हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो सॉइल पोल्यूशन तो होगा ही होगा, सॉइल इरोजन तो होगा ही होगा, ठीक है ना। और क्या है, डिफॉरेस्टेशन। ओहो, जंगल का कटना, ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम लोग को चाहिए वुड, किस लिए चाहिए, आपके फर्नीचर सारे उसी पे डिपेंड हैं। आपको मालूम है पेपर भी वुड का बनता है। हाँ, तो फॉरेस्ट कटते चले जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे कटते चले जा रहे हैं। फॉरेस्ट लोग इसलिए भी काट रहे हैं क्योंकि आपको लैंड चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, इवन माइनिंग के लिए, और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए भी फॉरेस्ट कटते चले जा रहे हैं। नतीजा, फॉरेस्ट जो कि नेचुरल सोक हैं, क्या नेचुरल स्कोप हैं, नेचुरल एब्जॉर्बर हैं पानी के, है ना, धरती में ग्राउंड और रिचार्ज करने के लिए, क्लाउड्स लाने का एजेंट है फॉरेस्ट। हमने उनको खत्म कर दिया, हमने जंगल काटा, क्लाउड से अपना नाता तोड़ लिया, बस इसीलिए कभी फ्लडिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। हम बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। सोचिए, ऑर्गेनिक करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, जल्दी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ज्यादा क्रॉप ग्रो करने के लिए खूब सारा केमिकल सॉइल में ठूसे जा रहे हैं। सोचिए, कहीं ना कहीं आपके फूड में आएगा कि नहीं होगा, और सॉइल की क्वालिटी का क्या होगा। तो हर तरफ से बर्बादी ही बर्बादी है। आपको पता है कि नहीं, गवर्नमेंट इज नाउ आस्किंग द फार्मर्स टू स्विच ऑन टू दी, बदलो केमिकल को, पेस्टिसाइड्स को इस्तेमाल करना बंद कर दो। यस, अब यूज करो क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल तरीका। क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड्स आपके लिए, मेरे लिए, यस, हेल्थ हैजर्ड बनते जा रहे हैं। कभी सोचा है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बाद भी खाने की कमी क्यों नहीं हो रही है? जबकि पहले क्या होता था, फूड की कमी होती थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, यस, ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s के टाइम पर। इस समय 1960s टू 70s के बीच में सडन राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन हो गया, भयंकर 4 से 5 टाइम्स क्या हो गया, फूड ग्रेन्स की ग्रोथ हो गई। तो क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। इनके यूज होने से, मैंने बताया, हमारा पूरा फूड साइकिल डिस्टर्ब हो गया। हमारे जो नेचुरल एजेंट्स थे, जो सॉइल में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं, हमने उनको किल कर दिया। और पता है, आज भी आप और मैं जो खाना खा रहे हैं, वो सब HYV सीड्स का बना हुआ है। हाँ, HYV सीड्स। आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYV। हाँ, इसको वैसे पॉपुलरली मिरेकल सीड्स भी बोलते हैं, पर आप मुझे बताइए इसका फुल फॉर्म। हाँ, मैं देखना चाहता हूं मेरे कितने सारे रॉक स्टार्स जानते हैं। वैसे बता दो, ये बहुत अच्छी सीड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो ट्रेडिशनल सीड या ओरिजिनल सीड नहीं है, ये लैब में तैयार की गई सीड्स हैं। सच में लैब में तैयार की गई सीड्स हैं। तो आपको बताना है इसका फुल फॉर्म। हमने इसका यूज करना शुरू कर दिया बहुत तेजी से। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अर्थात विविधता।
वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने होंगे हमारे आसपास, हमारा एनवायरनमेंट उतना लंबे समय तक सस्टेन कर पाएगा। समझ गए ना? तो मिलियंस ऑफ स्पीशीज आज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, आज खत्म हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने खूब सारा केमिकल धरती पे आसपास एनवायरनमेंट पे छोड़ रखा है। हमारे इकोसिस्टम और हमारे स्पीशीज दोनों मिलके रह रहे हैं लाखों लाखों साल से। लाखों साल से अनेक प्रकार के जीव जंतु हम इंसानों के साथ मिलके रह रहे हैं। और हम इंसान देख रहे हो ना, आपको पता है कि नहीं, वेल्स भी बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं, सच में। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स का आप नाम जानते होंगे जो आज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। डायनासोर की तो खैर अलग कहानी थी एक्सटिंक्ट होने की, उस समय तो हम लोग थे भी नहीं, 6.5 मिलियन ईयर्स अगो। बट अब जो हम हैं धरती पे, यस हम मतलब ह्यूमन बींग्स जब से हैं धरती पे, हम बहुत सारे एनिमल्स का एक्सटिंक्शन का कारण हम हैं। अरे मैं नहीं हूं अकेले, तुम सब हो मेरे साथ। हम सारी ह्यूमन जाति हैं, क्या कर रहे हैं? एनिमल्स को खत्म। डोडो नाम सुना है? एक बर्ड का नाम था, खत्म हो गई है। मैमोथ नाम सुना है? खत्म हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। मुझे लगता है आपने कई बार पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग अपने आई थिंक अर्लियर क्लासेस में। क्यों पढ़ा होगा? जरूर से। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? ग्लोब के टेम्परेचर का राइज होना। द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ग्लोब इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। और क्यों हो रहा है? क्यों दुनिया का टेम्परेचर राइज हो रहा है? आइए मैं अभी बताता हूं। तो ग्लोबल वार्मिंग मींस इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ग्लोब। हमारी पूरी धरती का टेम्परेचर राइज हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि ढेर सारे इंडस्ट्रीज, ढेर सारे शहर बन गए हैं, पॉल्यूशन हो रहा है। इन सब का कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का धुआं हमारे एनवायरनमेंट पे जा रहा है। ये धुआं कोई और नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। यही कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की हीट को अंदर तो आने देता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, पर हीट बाहर निकल नहीं पाती है। नतीजा क्या होता है? सन की हीट धरती के एटमॉस्फेयर में ट्रैप रह जाती है। जो एयर है हमारे आसपास, ग्लोब ऑफ एयर है, एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर ट्रैप रह जाती है, जिसकी वजह से हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है ग्लोबल वार्मिंग से? आपको बता दें, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 17 डिग्री था, हाँ 100 साल पहले। आज जानते हैं कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 21 डिग्री के आसपास आ चुका है। तो बहुत तेजी से क्या हो रहा है? वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो पोल्स की आइस का क्या हाल होगा? इमेजिन करिए, सीजन और क्लाइमेट्स का क्या हाल होगा? सब शिफ्टिंग हो रही है। आइए, क्या इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का, मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाँ, हमारी जो ग्लेशियर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि ग्लेशियर में, वैसे ग्लेशियर क्या होता है? इट इज अ लार्ज मास ऑफ मूविंग आइस ओवर माउंटेन्स। पहाड़ों पे बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं, बस उन्हें कहते हैं ग्लेशियर्स। ये पिघल रहे हैं। यही ग्लेशियर्स हमें पानी देते हैं। आपको पता होना चाहिए गंगोत्री इज द ग्लेशियर फॉर गंगा, यमुनोत्री। सच में, तो वो पिघल रहे हैं तेजी से, उनका पानी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। समझ गए ना? तो हमारे इकोसिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और क्या हो रहा है? अब जब पानी बढ़ेगा, सोचिए पोल्स में जो मौजूद जो पोल कैप्स थे, हाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको मालूम ही होगा, दोनों तरफ पोल कैप्स हैं, है कि नहीं है? पोलर आइस भरी हुई है अंटार्कटिका में और आर्टिक ओशंस में, मालूम है ना? वो पिघल रही है। जब वो पिघलेगी तो पानी समुद्र में अंदर बढ़ेगा, ये कोस्टल लैंड्स इरोड होंगी ही होंगी, फ्लडिंग होगा। और क्या हो रहा है? हमारी पॉपुलेशन जो है एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। हमारे यहाँ जो आसपास जो कोस्टल लैंड है, क्योंकि वो डूबने जा रही है, समुद्र के कोने के इलाके डूब रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? हमारी परमानेंट पॉपुलेशन को बहुत नुकसान होने वाला है। लार्ज पॉपुलेशन माइग्रेट कर रही है, शिफ्ट कर रही है। और क्या होने वाला है? चेंज इन दी ग्लोबल टेम्परेचर। हमारे ग्लोब का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हमारे धरती का टेम्परेचर क्या हो रहा है? तेजी से राइज हो रहा है, जिसकी वजह से अचानक क्या हो जा रहा है? सडन इंक्रीज इन द रेनफॉल या ड्रॉट। कहीं एकदम बारिश, कहीं एकदम सूखा, अकाल। और क्या हो रहा है? चेंज इन द ग्लोबल पैटर्न हो रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर पैटर्न चेंज हो रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है शिफ्टिंग ऑफ क्लाइमेट जोन्स। हाँ,
वर्ल्ड के क्लाइमेट जोन्स, वेजिटेबल जोन्स क्या हो रहे हैं, तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। अब आता है कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या कारण था, क्या कारण है, बल्कि था नहीं है, इस डिप्लीशन का क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। हम बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहे हैं। हम इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, हमें इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। नतीजा क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल तो हम नेचर से ही लाएंगे, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो रॉ मटेरियल करेंगे इस्तेमाल और पैदा करेंगे खूब सारा पोल्यूशन, तो डबल नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए बहुत तेजी से रॉ मटेरियल खत्म करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है। दूसरा, हमारी इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन। और समस्या क्या है, क्यों रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, क्यों हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है, हम बहुत तेजी से शहरीकरण कर रहे हैं। ये क्या होता है, शहरीकरण। अरे भाई, सिटी लाइफ, जो पहले गांव थे अब शहर बन गए हैं। क्यों बन गए, इसका रीजन भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जहां जहां इंडस्ट्री आई वहां वहां शहर बस गया, सिटी वहां बस गए, वहां बढ़ गए, जहां पर क्या होने लगे, लोगों के परमानेंट घर बन गए। अब गांव नहीं रहा, जहां इंडस्ट्री थी वहां आसपास परमानेंट घर बन गए और वो बड़े बड़े शहर बन गए। अब जहां शहर बनेंगे तो वहां पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर लैंड को हम कट करेंगे, जंगल को कट कर देंगे। देखिए, हमने नेचर को डिस्टर्ब किया ना, अर्बनाइजेशन के चक्कर में हमने पूरे नेचर को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। हमारे आसपास का एयर और वाटर क्वालिटी अब खत्म होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। ओहो, मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या का कारण यह है, आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि रिसोर्सेज उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अगर रिसोर्सेज भी बढ़ जाते तो कितना अच्छा होता, पर ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है ना। हमारी पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और हम सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस रिसोर्सेज को ख़त्म करने के, एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए। कुछ फिगर भी है हमारे पास, कुछ नंबर भी है। हमारी पॉपुलेशन 36 मतलब 3.6 करोड़ थी 1951 में, और 2019 में 133 करोड़ हो चुकी है, 133 करोड़। तो आप देख लीजिए, बहुत तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। अब पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो पॉपुलेशन की नीड्स भी बढ़ेंगी। पॉपुलेशन को फूड चाहिए, पॉपुलेशन को घर चाहिए, पॉपुलेशन को रिसोर्सेज चाहिए कि नहीं चाहिए। सब कहाँ से आएगा, एनवायरनमेंट से आएगा ना। हम एनवायरनमेंट को ख़त्म करते जा रहे हैं, हम बहुत तेज़ी से रिसोर्सेज का, एनर्जी का यूज़ करते जा रहे हैं। देखो, होना ही है, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, हमने टेक्नोलॉजी बनाई, पर टेक्नोलॉजी अपने फ़ायदे के लिए बनाई, ये नहीं सोच के बनाई कि कैसे टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए बनाए। अगर ये बनाए तो मुझे लगता है ज़्यादा फायदेमंद होगा। कैसे हम नेचर को और बेटर प्रिजर्व कर सकें, इसकी टेक्नोलॉजी बनाएं तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा, आजकल जो सोलर पावर यूज़ कर रहे हैं घर में, जिनके घरों में छतों में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एनर्जी का डिपेंडेंस कम कर रहे हो, ठीक है ना। और क्या खास बात है, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गया है। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस से क्या नुकसान हो रहा है, टेक्नोलॉजी हम ऐसी डेवलप किए हैं कि हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कंज्यूमर को खुश करने के लिए ज़्यादा वेस्टेज पैदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी हमारी क्या कर रही है, दुनिया को और नुकसान पहुंचा रही है, रिसोर्सेज को और ख़राब कर रही है। और तो और हम जल्दी से जल्दी खेती की उपज बढ़ाने के लिए ढेर सारा नुकसान कर रहे हैं। हम HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हमारे इरिगेशन की सप्लाई इंक्रीज कर चुके हैं, बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, केमिकल पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट डे बाय डे चौपट हो रहा है। सच में अगर ये स्थिति चलती रही, शायद सच में क्या होगा, जब तक आप बड़े होगे, हाँ, जब तक आप बड़े होगे, और तब तक शायद आप देखोगे कि धरती और ख़राब प्लेस हो जाएगी। इट विल नॉट बी अ गुड प्लेस टू लिव ऑन, है ना। कभी सुना होगा कि मेरे पापा ने बताए होंगे कि हाँ, आप में से अगर कुछ मेरे गांव वाले, जिनका फैमिली हाउस एट घर, मतलब कहता है ना, पुश्तैनी घर गांव में है, अगर है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू नो। क्या आपका घर
किसी रूरल एरिया में, गांव में हैं और अब आप शहर में आके बस गए हैं, या आप सच में अभी भी गांव में ही रह रहे हैं, तो आई थिंक यू आर लिविंग द बेस्ट लाइफ ऑफ ऑल ऑफ अस। हम सब में से सबसे मस्त जिंदगी शायद आप जी रहे हैं। हाँ, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा जो मेरे रॉक स्टार इस समय, हाँ मैं तुमसे कह रहा हूँ, जो शायद आप में से कुछ शायद विलेज में रह रहे हो, कि उनको शायद शहर का सोफिस्टिकेशन नहीं मिल पा रहा होगा, शहर की शायद चमक धमक नहीं दिख रही होगी, उसको बुरा लग रहा होगा, पर सच में बताएं वो ही सबसे हेल्दी बच्चा होगा। ये मैं अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। वो मेरा रॉक स्टार तुम में से जो गांव में रह के पढ़ रहा होगा, अपने ये कह सकते हैं ओल्डर द टाउन, वो बेटर द प्लेस में रह रहा होगा सच में यहाँ, क्योंकि उसके आसपास सारे सुख सुविधा उपलब्ध होंगे जो नेचर में उपलब्ध हैं। उसको ताज़ा खाना मिल रहा होगा, ताज़ी हवा मिल रही होगी, ताज़ा दूध मिल रहा होगा। आपको मेरे साथ क्या है, पैकेट का दूध मिल रहा है। ये जो एयर भी है, पॉल्यूशन वाली एयर है, चारों तरफ इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं जहां हम रह रहे हैं। पानी भी तो है, वो शायद आरओ वाला पानी पी रहे हैं हम लोग, है ना। क्या है ये, दिस इज व्हाट इज आई एम टेलिंग। आओ, हाँ ये मेरा दर्द था, मैंने जो महसूस किया। अप्रेजल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो मैंने बता दिया आज वर्ल्ड में बहुत जल्द ज़रूरत है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। अगर हम नहीं रोके, हम नहीं चेते, आज हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेस को, हमारी नदियों को, फ्रेश वाटर रिसोर्सेस को, लेक्स को, ग्रासलैंड्स को, वुडलैंड्स को आज नहीं बचाया, तो समझ लीजिएगा हम भी नहीं बचेंगे। धीरे धीरे करके सब खत्म होंगे, मैं नहीं, तुम नहीं, हर कोई धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तिल तिल करके मरेगा। हो सकता है कुछ और बीमारियों से मरे, मैं कुछ और बीमारियों से मरूं, वो कुछ और सच में होगा ऐसा। तो इसीलिए क्या करना है हमें, अभी से ही क्या करना है, रोकना है। चलो, स्ट्रेटेजीज फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी लगाएं कि डेवलपमेंट हो पाए, क्या तरीके लगाएं। स्ट्रेटेजीज मतलब मेथड्स लगाएं या क्या टेक्निक्स लगाएं, ठीक है ना, मेथड्स या टेक्निक्स। तो बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल फंडा है, बहुत हाई फाई फंडा नहीं है। सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को वापस लाओ, रीप्लेनिश करो, ब्रिंग बैक रिसोर्सेज को। एक्सप्लॉइट ज्यादा मत करो, उतना इस्तेमाल करो जितना वो वापस हो सकता है। पेड़ काटने की मनाही नहीं है, जंगल वो वाले काटो जो जल्दी ग्रो कर सकते हैं, जो 2-3 सालों में, 5 सालों के अंदर एक नया जंगल डेवलप कर सकते हैं, ऐसे वाले ट्रीज कट करो। पेड़ों का यूज है आपको, क्रॉप का यूज है आपको, तो आप उससे ज्यादा क्या करो, रिसोर्सेस को यूज मत करो। जितना आपको जरूरत है उतना ही यूज करो, एक्सेस मत करो। गॉट इट। कोशिश करो कि आपका जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो उतना ही यूज हो जितना आप क्या कर रहे हो, ग्रो कर पा रहे हो। रेट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी लेसर, ठीक है ना। और क्या करना है, एक्सट्रैक्शन तो और कम करना है, वेस्टेज तो एकदम ही कम करना है। और क्या करना है, हमें यह ध्यान देना है कि रिसोर्सेज सबको मिल पाए। सारा रिसोर्सेज तुम ले लो, ये एक तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है कि नहीं। हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए कि हमारी आज की जनरेशन जो हम हैं और हमारी आने वाली जनरेशन है, उनको भी क्या मिल जाए, हमारा अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए। पता लगा आज हमने ताज़ी हवा ले ली, आज हमने ताज़ा पानी पी लिया, आज हमने ताज़ा दूध ले लिया, ताज़ा क्रॉप खा लिया, आने वाली जनरेशन के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, सब हमने खड़वा दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें उनके लिए भी क्या करना है, रिसोर्सेज छोड़ने हैं। और क्या करना है, एनवायरनमेंट को बचाना है। हमें एनवायरनमेंट को, सबसे बड़ा दुश्मन है एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन, ठीक है। और पॉल्यूशन होगा तो लाइफ नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो पॉल्यूशन रोको, लाइफ बढ़ाओ। और क्या करना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लानी है। एनवायरनमेंट में जितना हो सके फ्लोरा एंड फौना की वैरायटी, सबको रहने का अधिकार है धरती पे। हम अकेले इस धरती के ओनर नहीं हैं, हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं सब ने मिलकर के धरती को ओन किया है, ऐसा सोचना है। और क्या करना है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करना है। वो टेक्नोलॉजी लाओ जिससे रिसोर्सेज का यूज हो, वेस्टेज ना हो, बर्बाद ना हो। और क्या करो, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के साथ साथ कैसी टेक्नोलॉजी हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। मैंने बताया सोलर पैनल, इसीलिए मैंने यूज करना बोला तुम लोग को। या मैंने कहा आजकल ई बाइक्स आ रही है, चार्ज करो चलाओ, पेट्रोल भी नहीं लगना है उसमें, तो वेस्टेज नहीं होगा। या तो आजकल सीएनजी गाड़ियां आ रही हैं, जहाँ पर ई बाइक्स अवेलेबल नहीं हुआ सीएनजी। वैसे आपको पता है कि नहीं, दिल्ली में डीजल गाड़ियों को बंद कराने वाला व्यक्ति एक कौन था, भूरे लाल। हाँ सच में, एक व्यक्ति का नाम है, इसने कोर्ट पे अप्लाई किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
और उसने गवर्नमेंट से कहा कि दिल्ली में लाइफ जीने लायक नहीं है, और कोर्ट ने उसके आदेश पे क्या किया, यस उसके रिक्वेस्ट पे क्या किया, दिल्ली गवर्नमेंट पे फाइन लगाया। ये शायद केस आपको नहीं पता था, नहीं ना? दिल्ली गवर्नमेंट ने फाइन लगाया और दिल्ली गवर्नमेंट को कहा कि आप एक कमेटी बनाइए जो पूरे दिल्ली में क्या करेगी, ये प्लान तैयार करेगी कैसे दिल्ली में जीने की क्वालिटी को, एयर की क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए। और इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि डीजल व्हीकल्स बंद कर दें, और तब से दिल्ली में क्या हो गया है, डीजल गाड़ियाँ बंद। पता है कि नहीं आपको, दिल्ली में डीजल कार नहीं चल सकती, नॉट अलाउड, या तो सीएनजी या इलेक्ट्रिक। तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज करनी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीका यूज करना है, पेट्रोल डीजल बंद करो भाई। इसीलिए गवर्नमेंट भी आजकल बहुत प्रमोट कर रही है ई कार्स को, ई बाइक्स को और सीएनजी को, ठीक है ना? सीएनजी भी एक कह सकते हैं, वैसे फुल फॉर्म सीएनजी का जानते हो, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। ये कंप्लीट बर्न होने वाला फ्यूल होता है, सबसे लीस्ट पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं एकदम पॉल्यूशन नहीं करता है, पर बहुत कम पॉल्यूटेंट करता है। और क्या करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स मत यूज करो, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, ये जो इरिगेशन फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं एक्सेसिव, नहीं भाई, खराब हो रहा है एनवायरनमेंट। और क्या करो, गवर्नमेंट को फिक्स करना पड़ेगा एयर का क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कितने एयर में पार्टिकुलेट मैटर अवेलेबल है, यस कितना होना चाहिए, SPA, ठीक है ना, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कितना होगा, सॉरी SPA बोले, SPM, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स डिसाइड हो सके। उसके नीचे क्या होना चाहिए, शहर की एयर क्वालिटी को खराब नहीं होने देना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। आपको मालूम है हम लोग जो गाड़ियां यूज कर रहे हैं वो भारत 6 की ग्रेड की यूज कर रहे हैं, नाम सुना है भारत 6? हाँ, भारत 6 क्या है, एक स्टैंडर्ड, वो कार का एमिशन नॉर्म्स बताता है, आपकी गाड़ियों का एमिशन नॉर्म्स, आपकी गाड़ियों से निकलने वाले कितने धुएं हो सकते हैं, धुएं में कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन सल्फर होता है, इसका परसेंटेज बताता है भारत 6। हाँ, जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, हाँ इससे पहले वाली पुरानी गाड़ियां होंगी, कार या मोटरसाइकिल्स होंगी, वो भारत 4 5th स्टेज की होगी। अब जो चल रहा है देश में भारत 6 चल रहा है। हाँ, इसके बाद आएगा तो भारत 7 आएगा, ठीक है, जो एमिशंस को क्या करता जाएगा और कंट्रोल करता जाएगा, आपकी गाड़ी के धुएं को कंट्रोल करने वाले नॉर्म्स हैं, समझ गए? तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, ज्यादा हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, क्यों अपनी गाड़ियां यूज कर रहे हो, है ना? हम लोग क्या करते हैं, हर थोड़ी देर दूर जाने के लिए अपनी एक्टिवा निकालते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं, चले जाते हैं। मेट्रोज का यूज करो, बसेस का यूज करो, ठीक है। और क्या करना है, पब्लिक अवेयरनेस, सबसे बड़ी चीज है, जागो, जगाओ। लास्ट, कैटोवाइज क्लाइमेट चेंज समिट, ये एक शहर का नाम है कैटोवाइज। कहां पर है ये शहर, ये एक कोल माइनिंग सिटी ऑफ पोलैंड, पोलैंड का कोल माइनिंग सिटी, यहां पे कोल निकाला जाता है, ये कोल का बहुत बड़ा क्या है, यहां पर प्लांट है, क्या नाम है, कैटोवाइज। तो यहां पे यूनाइटेड नेशन ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, नाम था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज, ठीक, 24th कॉन्फ्रेंस बुलाई। क्यों बुलाई, ताकि यहां पर एक डिसाइड हो, इसका मेन एजेंडा क्या था यहां पे कैटोवाइज का, कि एक रूल बुक तैयार हो, एक कानून तैयार हो, जिसमें तय होगा कि जो दुनिया ने एग्रीमेंट किया था, पेरिस एग्रीमेंट किया था, उसका पालन करने के लिए कुछ नियम होने चाहिए, कुछ शर्तें होनी चाहिए। उसमें कह तो दिया था कि हम अपना कार्बन एमिशंस कम करेंगे वर्ल्ड की डेवलप कंट्रियों ने, पर पालन करने के लिए क्या रूल्स लगाया गया है, तो उसके लिए रूल बुक बनानी थी इसमें, ठीक है ना। इसमें वो रूल डिसाइड होने थे, ये रूल्स फिक्स होने चाहिए थे, ठीक है ना। और 2020 में रूल्स हमारी गवर्नमेंट, यस हमारी मोदी गवर्नमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया, और इसमें गवर्नमेंट ने क्या दिया, इंडिया गवर्नमेंट ने क्या दिया कि हम 2050 तक अपने एमिशन नॉर्म्स को हाफ कर देंगे, 0 कर देंगे। तो क्या कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है इसमें टारगेट सेट करती है अपने लिए कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, एनर्जी एमिशंस को, एनर्जी को कैसे यूज करेंगे, वेस्टेज कम से कम करेंगे, क्या वो स्टेप्स उठाएंगे जिससे टेम्परेचर राइज रोका जा सके। वरना एक समय आएगा जो धरती में कोरल्स पाए जाते हैं, है ना, कोरल्स एक तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिवर और मेरीन लाइफ में पाए जाते हैं, जिस पे एक्वाकल्चर या फिशेस डिपेंड करती है, ये खत्म हो जाएगा। और तब क्या होगा, पूरा क्लाइमेट बर्बाद हो जाएगा, या तो धरती में फ्लड आएगा या एकदम ड्रॉट आएगा, और या तो धरती के लेवल्स, सी लेवल्स एकदम भयंकर राइज हो जाएंगे। तो तब तक शायद मैं और आप शायद बचे भी ना। हाँ, वो कोस्टल एरियाज तेजी से डूबने लगेंगी और शायद यह धरती पूरे पानी से ढक जाएगी। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मेरे रॉक स्टार्स, मैं ये पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास हर एक चैप्टर आपका डिटेल्ड में आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेसन वीडियो में।
बट रिक्वेस्ट करूंगा, अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक करिए। और इसके नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैंने एक डेडिकेटेड चैनल बना रखा है। हाँ हाँ, ये फ्री है, एवरीथिंग इज़ फ्री, आई टोल्ड यू। लाइव क्लासेस भी मैं लेता हूँ एवरीडे, ठीक है। और आपको क्या कहूँगा, अगर नोट्स चाहिए होगा इसका, ये जो सारे नोट्स मैंने लिखे हैं, हाँ, ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रॉकस्टार कॉमर्स में। तो मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। बाय फ्रॉम नाउ, टेक केयर।